हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 12th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 70 टॉपिक हम प्रीवियस 11 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड आईटी के बारे में। एक रिपोर्ट सस्टेनेबल फूड कोल्ड चेन रिड्यूस बेस्ड पोस्ट कोविड पीरियड फाइट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिमस 1 रॉकेट क्या है जानेंगे इसके बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी 8 बिलियन हो गई है, जानेंगे इसके बारे में। एक्शन ऑन वाटर एडेप्शन एंड रेजिलियंस अब यानी कि अवेयर क्या है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अभी 2023 के लिए इसको रिलीज़ किया गया है, जानेंगे इसके बारे में। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप क्या है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट है वह गैदर करता है कंट्रीज और कंपनीज को कि वह पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित जो उनकी कमिटमेंट है उनको पूरा कर सकें। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड जर्मनी के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यह सपोर्टेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये गैदर करता है कंट्रीज और कंपनीज को कि वे अपने जो पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित जो कमिटमेंट है उनको पूरा कर सकें, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन प्लस इंडिया के द्वारा, ना कि जर्मनी के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये सपोर्टेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी इसके बारे में। अभी लीड आईटी समिट होस्ट की गई ऑन द साइडलाइन ऑफ जो कोप 27 चल रही है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंतर्गत, तो उसके साइडलाइन में ही लीड आईटी की समिट को होस्ट किया गया। लीड आईटी जो है वह गैदर करता है कंट्रीज और कंपनीज को जिन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित जो उनके कमिटमेंट है उनको पूरा किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया था बाय स्वीडन एंड इंडिया के द्वारा, जो कि यूएन क्लाइमेट एक्शन जो समिट हुई थी 2019 के अंतर्गत। साथ ही साथ इसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लीड आईटी के जो मेंबर्स हैं वे कंसीडर करते हैं जो एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, साथ ही साथ ये प्रोग्रेस करने के लिए कहते हैं कि जो लो कार्बन पाथवे है उसको अचीव किया जा सके, और इसका जो उद्देश्य है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव किया जा सके 2050 तक। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट बोर्ड की, तो इसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन है वह स्वीडन और इंडिया और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके रिप्रेजेंटेटिव इसके मैनेजमेंट बोर्ड में होते हैं। इसका जो सेक्रेटरीट है वह रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द वर्क फॉर द जो लीडरशिप ग्रुप है उसके द्वारा, और जो होस्ट किया जाता है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा, इसको जो लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम इसकी बात करें इसके मेंबर्स की, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इथोपिया एंड फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यूएसए एंड नीदरलैंड इसके मेंबर कंट्री हैं। तो इसके अंतर्गत आपको चाइना नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें ये ध्यान रखिएगा इंडिया और स्वीडन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लीड आईटी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल फूड कोल्ड चेन्स रिड्यूस बेस्ड पोस्ट कोविड रिपोर्ट फाइट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है, ये एफएओ के साथ मिलकर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है: यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आसियान, G20, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है एफएओ के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो सस्टेनेबल फूड कोल्ड चेन रिड्यूस बेस्ड पोस्ट कोविड पीरियड फाइट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है, ये एक यूएन की रिपोर्ट है। इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मांग करता है कि जो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए सस्टेनेबल फूड कोल्ड चेन्स के अंतर्गत, जिससे कि रिड्यूस की जा सके हंगर, और साथ ही साथ लोगों को आजीविका इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जा सके, और वह एडेप्शन टेक्निक अपनाई जा सके क्लाइमेट चेंज के लिए।
जो फूड कोल्ड चेन होती है एक तरीके का इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जल्दी खराब हो जाने वाले जो आइटम होते हैं, जो पेरिसेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं उन प्रोडक्ट्स को इनके अंतर्गत रखा जाता है और इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके अंतर्गत मैनेज किया जाता है, जिससे कि ये जल्द खराब नहीं होते। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ की हाइलाइट्स रही उनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम टोटल फूड प्रोड्यूस की बात करें तो एस्टिमेटेड लगभग 14% लॉस्ट हो जाता है, लगभग एस्टिमेट 70% वेस्ट हो जाता है, जिसकी अगर हम ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी की कॉस्ट लगाए जाए तो वह $936 बिलियन पर ईयर के बराबर है। इसके अलावा जो इस इमिशंस है फॉर फूड लॉस के लिए और फूड वेस्ट से संबंधित, तो जो रेफ्रिजरेशन की कमी के कारण जो टोटल जो रफली लगभग 2% टोटल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 2017 में, उसका ये कारण रहा 2% टोटल ग्रीन हाउस गैस का। साथ ही साथ जो फूड लॉस है ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट जो पीरियड है वह रिड्यूस करता है जो स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम को, जो कि लगभग 15% के आसपास करता है। इसके अलावा इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है कि क्वांटिफाई किया जाए एनर्जी यूज और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो अभी एग्जिस्टिंग जो फूड कोल्ड चेन्स हैं उनको क्वांटिफाई किया जाए। साथ ही साथ इन्फोर्स किया जाए एम्बिशियस मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को, कि वे जो रोक सके जो इलीगल इंपोर्ट होता है इन इफिशिएंट जो कोल्ड चेन है इक्विपमेंट्स और जो रेफ्रिजरेटर्स का, तो उसको प्रिवेंट किया जाए। साथ ही साथ बेटर फाइनेंस एंड बिजनेस मॉडल तैयार किया जाए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टू सपोर्ट टू दिस कोल्ड चेन्स टेक्नोलॉजी। तो ये हमने बात की इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिमस 1 रॉकेट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्टिमस 1 रॉकेट है ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है नासा का फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जिसकी जो स्टडी है रेडिएशन एनवायरनमेंट की ऑफ डीप जो स्पेस के अंतर्गत जो करेगा, ये प्रेजेंट जो कि आपका जो मून और उससे आगे के संबंधित जो मिशंस हैं उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो आर्टिमस 1 रॉकेट है एक फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्टडी करेगा रेडिएशन एनवायरनमेंट जो कि डीप स्पेस के अंतर्गत, जो कि प्रेजेंट मिशंस और जो आगे के जो मून और उससे आगे के जो मिशंस हैं उनके लिए इसको यूज किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 रखे गए हैं, आर्टिमस 1, आर्टिमस 2 और आर्टिमस 3। तो इसका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो नासा ने लॉन्च किया है आर्टिमस 1 रॉकेट को ऑन अ मिशन ऑफ द मून। अगर हम बात करें आर्टिमस 1 की, तो एक फर्स्ट इंडिकेटेड टेस्ट है नासा के जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को इसके अंतर्गत यूज किया गया है। अगर हम बात करें इसके जो फर्स्ट जो सीरीज है इंक्रीजिंगली ये कॉम्प्लेक्स मिशन है जो कि इनेबल करेगा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन इनटू द मून एंड मार्स के लिए। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं आर्टिमस 1 के, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ओरियंस की जो हीट शील्ड है वह हाई स्पीड और हाई हीट कंडीशन में सरवाइव कर सकती है जब रिटर्न करेगा अर्थ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ये रॉकेट तब। इसके अलावा ये स्टडी करेगा रेडिएशन एनवायरनमेंट की ऑन अ डीप स्पेस, जो कि प्रेजेंट मिशन और साथ ही साथ जो मून पर जो प्रेजेंट मिशन है और उसके जो आगे के जो मिशंस हैं उनके लिए। साथ ही साथ ये जो ऑरियन स्पेस क्राफ्ट से संबंधित ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि फ्यूचर मिशन के लिए ये इंजीनियर किस तरीके से इसको किया जाए। साथ ही साथ ये अकम्प्लिश करेगा फ्लाइट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि आपका सर्टिफाई करेगा ओरियंस का जो ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम है उसको। साथ ही साथ जो क्यूब सेट्स हैं जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं, क्या उनको डिप्लॉय इसके अंतर्गत किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिमिस 2 की, तो ये प्लान किया गया है 2024 के लिए। इसके अंतर्गत क्रू फ्लाइट का जो क्रू इसके अंतर्गत जाएगा विल ऑर्बिट करेगा मून के अंतर्गत, लेकिन ये मून की सरफेस पर लैंड नहीं करेगा। इसके अलावा आर्टिमिस 3 को प्लान किया गया है 2026 के लिए। इसके अंतर्गत लैंड करेगा क्रू को, जो कि सदर्न पोल ऑफ मून पर लैंड किया जाएगा आर्टिमिस 3 के द्वारा। ये तो हमने नासा के मिशंस की बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर के ये जो मून एक्सप्लोरेशन जो मिशंस हैं
लूना 2 की अगर बात करें तो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसने मून के स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्च किया गया था इसको यूएसएसआर के द्वारा। इसके अलावा अपोलो 11 के बारे में आपने सुना होगा, ये एक फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड किया था मून के अंतर्गत, जो कि यूएसए के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 भारत के द्वारा भेजा गया था 2008 में। तो ये हमने बात की आर्टिमस 1 रॉकेट के बारे में, जिसके 3 रॉकेट रहेंगे जो कि मून के लिए इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्ल्ड पॉपुलेशन से संबंधित। अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी 8 बिलियन क्या हो गई है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि एज पर द यूएन के प्रोजेक्शंस के अंतर्गत जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हाईएस्ट लेवल पर है सिंस 1950 के बाद से। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो कि एवरेज नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन को दर्शाती है, तो ये इंक्रीज हो रही है सिंस 1990 से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पॉपुलेशन स्लो डाउन है इन लार्ज पार्ट ड्रिवन, जो कि वेल्दी कंट्रीज के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि एज पर द यूएन प्रोजेक्शंस एनुअल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हाईएस्ट लेवल पर है सिंस 1950 के से, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये लोएस्ट लेवल पर है 1950 से, क्योंकि इसमें ग्रोथ की बात की जा रही है ना कि पॉपुलेशन की। तो ग्रोथ लोएस्ट लेवल पर है 1950 से, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुई है 1990 से, तो यह भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पॉपुलेशन स्लो डाउन हो रहा है, ये ज़्यादा स्लो डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि वेल्दी कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह काफ़ी कम है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट सेंचुरी से, तो ये अभी क्या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, साथ ही साथ हेल्थ के एडवांसमेंट हो गए हैं, और जिससे कि बढ़ाया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो ये ग्रोन हुई है 2 बिलियन 1927 से, जो कि 1927 में 2 बिलियन थी, 2 अरब थी, और 1998 में बढ़कर ये 6 बिलियन यानी कि 6 अरब हो गई थी। इसके अलावा जो यूएन का प्रोजेक्शन है कि जो एनुअल पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये स्लोएस्ट लेवल है सिंस 1950 के। इसका कारण जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है उसका डाउन होना है। साथ ही साथ इन 1990 की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स पर वुमेन बताती है ये 3.2 थी, जो कि 2019 में ये घटकर 2.5 हो गई, और 2050 का प्रोजेक्शन ये है कि 2.2 पर बर्थ के हिसाब से ये फर्टिलिटी रेट हो जाएगी। इसमें जो स्लो डाउन देखा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत वह वेल्दी कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ की कमी के कारण देखा गया है, जो कि फेस कर रही हैं पॉपुलेशन डिक्लाइंस को। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन क्या होंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो एक तरीके से जो हमने पॉवर्टी को हटाने के लिए, भुखमरी को दूर करने के लिए, माल न्यूट्रिशन और जो कवरेज जो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हायर प्रोपोर्शन हो जाएगा ओल्डर पीपल का, जो कि इंक्रीज कर देंगे फाइनेंशियल प्रेशर ऑन द कंट्री। इसके अलावा इनकी जो पब्लिक हेल्थ, पेंशंस और जो सोशल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसमें हायर कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। अगर हम बात करें, भारत भी अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, जिसमें आपकी 25 से 64 तक की वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जिससे जो भारत जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वह अपनी ग्रोथ को फास्टर वे में इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्शन ऑन वाटर एडेप्शन एंड रेजिलियंस यानी कि अवेयर से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया एट COP27 के अंतर्गत, जो वाटर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उससे संबंधित जो सॉल्यूशंस हैं और क्लाइमेट चेंज एडेप्शन से संबंधित जो हमारे इनिशिएटिव हैं उसको इससे संबंधित इसको लॉन्च किया गया उस तरीके की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फोकस, इसका जो फर्स्ट फोकस है एशिया के ऊपर है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये कोलैबोरेशन है बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो एक्शन फॉर वाटर एडेप्शन एंड रेजिलियंस यानी कि अबेयर है, इसको लॉन्च किया गया कोप 27 के अंतर्गत टू एड्रेस द वाटर रिलेटेड जो चैलेंजेस है और उससे संबंधित सॉल्यूशन के लिए अक्रॉस द क्लाइमेट चेंज एडेप्शन के लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है, इसका जो फर्स्ट फोकस रहेगा वह एशिया के ऊपर, तो इसका फर्स्ट फोकस एशिया के ऊपर ना रहते हुए इसका जो फर्स्ट फोकस रहेगा वह अफ्रीका के ऊपर रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कोलैबोरेशन है बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपका अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो एक्शन ऑन वाटर एडेप्शन एंड रेजिलियंस यानी कि अबेयर है, इसको लॉन्च किया गया कोप 27 जो कि अभी शर्म अल शेख इजिप्ट के अंतर्गत चल रही है, टू एड्रेस जो वाटर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उससे संबंधित सॉल्यूशंस के लिए अक्रॉस द क्लाइमेट चेंज एडेप्शन के लिए। और इसका जो फर्स्ट फोकस रहेगा अफ्रीका पर, इसका फर्स्ट फोकस रहेगा। अबेयर जो है ये एड्रेस करेगा वाटर सिक्योरिटी को एज अ जो पार्ट और जो क्लाइमेट चेंज एडेप्शन से संबंधित जो फोकस करेगा 3 प्रायोरिटीज एरिया पर, जो कि जो वाटर लॉस होता है उसको डिक्रीज किया जाए वर्ल्ड वाइड, साथ ही साथ वाटर की सप्लाई को इम्प्रूव किया जाए, जो प्रमोट करेगा म्यूचुअली एग्रीड कोऑपरेशन वाटर एडेप्शन एक्शंस के लिए। इसके अलावा जो प्रमोट करेगा कोऑपरेशन और इंटरलिंकेज बिटवीन वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन से संबंधित। अगर हम बात करें इसकी, तो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपका अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। तो ये हमने बात की एक्शन ऑन वाटर एडेप्शन एंड रेजिलियंस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी 2023 के लिए रिलीज किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसको रिलीज किया गया जॉइंटली बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी से संबंधित सिंस 2005 से संबंधित। पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिसीज हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया का स्कोर है 67.35 पॉइंट्स, जो कि रैंक किया है 8th पोजीशन, जो कि पिछले बार से ये कम हुआ है 2 स्पॉट्स। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसको रिलीज किया गया है जॉइंटली बाय जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बात कही गई है कि ये इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइमेट जो पॉलिसीज हैं उससे संबंधित। कब से किया जा रहा है? ये 2005 से किया जा रहा है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया का इसके अंतर्गत जो स्कोर रहा 67.35 पॉइंट्स रहा, जो कि इसकी जो रैंक रही वो 8th पोजीशन पर रही, लेकिन ये पिछली बार से कम नहीं बल्कि ये ज़्यादा हुआ है। पिछली बार भारत की जो रैंक थी वो 10 थी, तो 2 पोजीशन ये भारत ऊपर हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया है पिछली बार की अपेक्षा में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, इसको रिलीज किया गया जॉइंटली बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, तो ये हर साल इसको रिलीज किया जाता है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज के ऊपर। ये 2005 से इसको रिलीज किया जा रहा है। ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट कंट्रीज का जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन जो परफॉर्मेंस उसके आधार पर। और अगर हम करेंटली बात करें तो ये ट्रैक कर रहा है जो हम सभी कंट्रीज ने जो एनडीसीज बनाए हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, किसके अंतर्गत? पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो गोल्स सेट किए हैं, तो उनको गोल को अचीव करने के लिए कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके द्वारा इसको असेस किया जाता है। अगर हम बात करें, ये यूज करता है स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को टू कंपेयर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। कितनी कंट्रीज के अंतर्गत हैं? 59 कंट्रीज को ये असेस करता है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये जो 92% जो ग्लोबल, और अगर हम बात करें 59 कंट्री और यूरोपियन यूनियन की, तो ये कंबाइंडली लगभग 92% रिस्पॉन्सिबल हैं टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें, इस इंडेक्स के अंतर्गत 14 इंडिकेटर हैं जो कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। अगर इन कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड है एनर्जी यूज एंड फोर्थ है क्लाइमेट पॉलिसी। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल स्टैंडिंग की, तो इसमें कोई भी कंट्री अभी 3 कैटेगरी में इसके जो 3 स्थान हैं उसको खाली रखा गया है, इसमें कोई भी कंट्री अभी शामिल नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि अभी कोई भी कंट्री उस गोल को पाने के लिए अभी उस तरीके के मेजर्स नहीं ले रही है। अगर हम बात करें डेनमार्क की, तो इसने स्कोर किया है सबसे ज़्यादा 79.61, जो कि 4th पोजीशन पे आ रहा है। इसके अलावा ये इसके बाद स्वीडन आता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये इसने स्कोर किया है 67.35 पॉइंट, जो कि 8th पोजीशन पर रहा टोटल कंट्री में, टोटल जो 59 कंट्री हैं उसके अंतर्गत। इसके अलावा ये 2 स्पॉट्स ऊपर पहुंचा है। पिछली बार इसकी जो रैंक थी वह 10 थी और इस बार जो इसकी रैंक है वह 8 है। इसके अलावा अगर हम 2020 की अगर बात करें तो इसकी रैंक थी उसके अंतर्गत 9th। तो ये 2020 की रैंक, ये 2021 की और ये 8 2023 की ये रैंक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वर्ल्ड लीडर हैं 26 कंट्री और यूके, उन्होंने लॉन्च किया था फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप को COP27 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया भी इसका पार्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप है, इसका जो उद्देश्य है कि एक्शंस जो है उसको यूनाइट करना फॉर स्केल अप, जो एक्शन है इम्प्लीमेंट कमिटमेंट किए गए हैं COP26 के अंतर्गत, कि जो फॉरेस्ट लॉस और जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कम करना, उसको रोकना, उसके डिग्रेडेशन को रोकना 2030 तक। तो इसके अंतर्गत आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो वर्ल्ड लीडर फ्रॉम द 26 कंट्री और जो ईयू ने इसको लॉन्च किया है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप को COP27, जो कि अभी शर्म अल शेख इजिप्ट में चल रही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंडिया ने भी इसका पार्ट है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है 26 कंट्री के अंतर्गत। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फॉरेस्ट क्लाइमेट लीडर्स एंड पार्टनरशिप, इसका जो उद्देश्य है कि जो COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी उसके अंतर्गत उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे कि फॉरेस्ट लॉस और लैंड डिग्रेडेशन को रोकना 2030 तक, तो इसके जो कमिटमेंट को यूनाइट एक्शन को स्केल अप करने के लिए ये आपका एक पार्टनरशिप तैयार की गई है COP27 के अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन हमें इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी, ये 3 नहीं ये 2 है। इसके अलावा इसका जो आंसर हो जाएगा C2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो आपका वर्ल्ड लीडर्स जो 26 कंट्री हैं, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है, साथ ही साथ EU ने मिलकर इसको लॉन्च किया FCLP को COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट के अंतर्गत। अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप के बारे में, तो ये इसका जो उद्देश्य है, जो भी उन्होंने COP26 के अंतर्गत जो कमिटमेंट किए थे कि वे फॉरेस्ट लॉस और लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे 2030 तक, तो उसके जो उनके प्रयास थे, उनके जो कमिटमेंट थे, उसको स्केल अप करने के लिए ये पार्टनरशिप तैयार की गई है। इसके अंतर्गत क्या एक्शंस रहेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। ये मोबिलाइज कराएगा जो पब्लिक एंड जो डोनर फाइनेंस है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जाए। साथ ही साथ जो सपोर्ट करेगा इंडिजिनियस पीपल्स को और लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को। साथ ही साथ ये इंसेंटिवाइज करेगा कंजर्वेशन एंड हाई इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत। ये हमने बात की फॉरेस्ट क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।